आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्पीड पोस्ट के बारे में किया और बिजनेस पार्सल के बारे में किया। आज हम करेंगे इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट्स के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय डाक उत्पादों के बारे में। तो ये पीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जितना हम इस वीडियो में कर रहे हैं वो एमटीएस और पोस्टमैन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पीए वालों के लिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में ये सारी चीज़ें फिर से आएंगी, लेकिन एमटीएस पोस्टमैन वालों को जितना हम इस वीडियो में करेंगे वो सफिशेंट है, उतना आपको कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन। Mails to and from foreign countries are called as international mail or foreign mail। ऐसी डाक जिसको फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजा जाता है, या ऐसी डाक जो फॉरेन कंट्रीज से भारत के लिए भेजी जाती है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय डाक या विदेशी डाक कहते हैं। क्या कौन सी डाक जिसको फॉरेन कंट्रीज को भेजा जाता है या जो फॉरेन कंट्रीज से प्राप्त होती है, उसको हम इंटरनेशनल मेल या फॉरेन मेल कहते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ इंटरनेशनल मेल इज डन एट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अंतर्राष्ट्रीय डाक की प्रोसेसिंग की जाती है, कहाँ पे की जाती है? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में, विनिमय कार्यालय में की जाती है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वॉल्यूम 5 में करेंगे एमटीएस और पोस्टमैन के लिए। तो एक ऐसा कार्यालय जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करे, उसको हम ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक की प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में, विनिमय कार्यालय में होती है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर लोकेटेड इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड कोची। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज या विनिमय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और कोची में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट लेटर आते हैं, लेकिन ये हम इनलैंड लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं फॉरेन लेटर की, जो फॉरेन कंट्रीज को भेजे जाते हैं। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड्स बेसिक इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज। भारतीय डाक बेसिक इंटरनेशनल डाक सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय डाक के द्वारा जो बेसिक अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं हैं वो प्रदान करती है, जैसे लेटर भेजने की अनुमति रहती है फॉरेन कंट्रीज को, पोस्ट कार्ड भेजे जा सकते हैं, एरोग्राम्स भेजे जाते हैं। क्या ये जो पोस्ट कार्ड आप कहेंगे कि पोस्ट कार्ड्स के बारे में जब किया वहाँ पे तो ये क्या कि फॉरेन कंट्रीज़ को भेजे नहीं जाते हैं, लेकिन ये पोस्ट कार्ड कौन सी है? एयरमेल पोस्ट कार्ड, जिनको फॉरेन कंट्रीज़ को भेजा जाता है। इसके अलावा स्मॉल पैकेट आ जाएंगे, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आ जाएंगे, प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, फिर उसके बाद एम बैग आ जाएगा। एम बैग क्या चीज़ होती है? स्पेशल बैग्स कंटेनिंग न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स एंड सिमिलर प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन फॉर सेम एड्रेस एट सेम एड्रेस। तो एम बैग जब भेजा जाता है तो उसमें क्या होता है कि विशेष बैग होता है जिसमें समाचार पत्र होते हैं, पीरियोडिकल होते हैं, बुक्स होती हैं और इसी तरह के और डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होते हैं जो कि एक ही प्राप्तकर्ता के लिए एक ही पते पर भेजे जाते हैं, उसको हम एम बैग कहते हैं। भारतीय डाक क्या करती है? बेसिक इंटरनेशनल डाक सेवाएं प्रदान करती हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, स्मॉल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, प्रिंटेड पेपर और एम बैग। एम बैग क्या चीज़ होती है? स्पेशल बैग कंटेन्स न्यूज़पेपर्स, periodicals, books and similar printed documentation for the same address at for same addressee at same address। विशेष बैग में एक ही पते पर एक ही प्राप्तकर्ता के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और इसी तरह के मुद्रित दस्तावेज होते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एम बैग के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लगते हैं? 750 रुपीज़ पर बैग। एक एम बैग की रजिस्ट्रेशन अगर आपने करनी है उसके लिए 750 रुपीज़ लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर लेटर्स, स्मॉल पैकेट्स एंड प्रिंटेड पेपर्स। फॉरेन कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन सर्विस किन आर्टिकल्स के लिए है? पत्रों की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। स्मॉल पैकेट सर्विस होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। एक प्रिंटेड पेपर सर्विस होती है फॉरेन पोस्ट में, जैसे हम अंतर्देशीय डाक में करते हैं बुक पैकेट, उसी तरह से उसके सेम
फॉरेन पोस्ट में सर्विस जो होगी उसको कहेंगे प्रिंटेड पेपर। तो इन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस एट द रेट ₹150 पर आर्टिकल एक्सेप्ट एम बैग। एम बैग को छोड़कर इन सभी आर्टिकल्स की अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है ₹150 पर आर्टिकल के हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें एम बैग की, द रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर एम बैग इज ₹750 पर बैग। तो एम बैग के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं? ₹750 प्रति बैग के हिसाब से लिए जाते हैं। फॉरेन कंट्री में रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी मिल जाती है, लेटर्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर, इन सभी की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लगते हैं? जैसे इंलैंड पोस्ट में ₹17 लगते हैं, फॉरेन पोस्ट में रजिस्ट्रेशन के चार्जेस ₹150 पर आर्टिकल के हिसाब से लिए जाते हैं। और अगर एम बैग की रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए ₹750 पर बैग के हिसाब से रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाएंगे। वेट रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, लेटर, प्रिंटेड पेपर और स्मॉल पैकेट, इन सब के लिए वेट लिमिट 2 किलोग्राम है। अंतर्देशीय डाक में भी पत्रों को भेजने की लिमिट 2 किलोग्राम है और फॉरेन कंट्रीज को लेटर भेजने की लिमिट भी 2 किलोग्राम है। इसके अलावा प्रिंटेड पेपर और स्मॉल पैकेट्स के लिए भी वेट लिमिट 2 किलोग्राम है। आइटम्स फॉर ब्लाइंड, यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट अगर आपने फॉरेन कंट्री को भेजना है तो उसकी वेट लिमिट भी कितनी आ जाएगी? 7 किलोग्राम आ जाएगी। इंलैंड पोस्ट में कितनी होती है? इंलैंड पोस्ट में भी 7 किलोग्राम होती है। और एम बैग के वेट की बात करें तो एम बैग का मैक्सिमम वेट 30 किलोग्राम हो सकता है। कंपनसेशन फॉर रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट फॉर लॉस, टोटल थेफ्ट और टोटल डैमेज। फॉरेन कंट्रीज के लिए हम आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने किसी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन की है उसके लिए मुआवजा कितना मिलेगा? अगर पंजीकृत डाक वस्तु को कोई लॉस होता है, वो चोरी हो जाती है या पूरी तरह से उसको डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए 30 SDR दिए जाएंगे। SDR की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, स्पेशल ड्राइंग राइट। और रजिस्टर्ड मेल बैग की बात करें, एम बैग की बात करें, मेल बैग की बात करें, एम बैग की बात नहीं, रजिस्टर्ड मेल बैग की बात करें तो इसके लिए 150 SDR आपको कंपनसेशन या मुआवजे के रूप में दिया जाता है। तो फॉरेन कंट्रीज को भेजे जाने वाले कुछ आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हो जाएंगे? एम बैग के लिए ₹750 पर आर्टिकल, अगर कोई अन्य आर्टिकल है ₹150 पर आर्टिकल। वेट लिमिट्स आपने याद रखनी है। कंपनसेशन रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए 30 SDR और हम बात करें रजिस्टर्ड एम बैग की, मेल बैग की, 150 SDR दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, EMS, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। EMS की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्सप्रेस मेल सर्विस। इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस मेल सर्विस या इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट दोनों ही सेम चीज़ हैं। EMS स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस मेल सर्विस बाई UPU, ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्सप्रेस मेल सेवा है। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट इज अ प्रीमियम एंड टाइम बाउंड इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड मर्चेंडाइज। इंलैंड पोस्ट में भी अगर स्पीड पोस्ट आप भेजते हैं या तो डॉक्यूमेंट के रूप में या फिर मर्चेंडाइज के रूप में, आपके पास टिक करने के लिए ऑप्शन आती है जो उसको सिस्टम में आप बुकिंग करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट है या इसमें मर्चेंडाइज है। उसी तरह से इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट भी एक प्रीमियम और टाइम बाउंड इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस है। किसके लिए? दस्तावेजों के लिए, और अगर कोई सामान भेजना है तो उसके लिए। जैसे इंलैंड पोस्ट क्या है? टाइम बाउंड है, उसी तरह से इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट भी टाइम बाउंड है। इंलैंड स्पीड पोस्ट के लिए जो हमने ट्रांजिट नॉर्म किए वो अच्छे से आपको याद करने हैं। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के लिए कुछ ट्रांजिट नॉर्म हमें याद करने हैं, वो हम अलग से आपको PDF बाद में देंगे। को सभी नहीं करनी है क्योंकि बहुत सारे देशों को आप स्पीड पोस्ट भेजते हैं तो सभी के लिए आप याद नहीं कर सकते। कुछ एक इम्पोर्टेंट हम करेंगे लेकिन बाद में।
बुकिंग की बात करें, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की बुकिंग कहाँ पे की जा सकती है? कैन बी बुक्ड एट ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज। सभी विभागीय डाकघरों में ईएमएस क्या इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की बुकिंग की जा सकती है। कैन बी बुक्ड इन मेट्रो एंड मेजर सिटीज टिल लेट इवनिंग। मेट्रो और प्रमुख शहरों में देर शाम तक बुकिंग इनकी की जाती है। इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, इंटरनेट आधारित ट्रैक और ट्रेस सिस्टम। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। भारतीय डाक अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट को ट्रैक करने और ट्रेस करने की फैसिलिटी ऑनलाइन आपको उपलब्ध करवाती है। वेट एंड साइज लिमिट्स की बात करें, द जर्नल मैक्सिमम वेट फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट ईएमएस इज 35 किलोग्राम। इनलैंड स्पीड पोस्ट या डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट की वेट लिमिट भी 35 किलोग्राम है। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट या ईएमएस की वेट लिमिट भी 35 किलोग्राम है। द साइज ऑफ अ स्पीड पोस्ट आर्टिकल फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विस शैल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर फॉर एनी वन डायमेंशन। किसी भी एक आयाम के लिए स्पीड पोस्ट आर्टिकल की अधिकतम लंबाई 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिए डाक वस्तुओं का आकार किसी एक आयाम के लिए 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए एंड 3 मीटर फॉर द सम ऑफ द लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस। सबसे बड़ी जो परिधि है ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस है, इन दोनों का योग। लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस है ये लेंथ वाली डायरेक्शन में आपने नहीं मापनी है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 3 मीटर से ज़्यादा या 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए एक एकल आयाम 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लंबाई प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस जिसे लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापा जाएगा, दोनों का योग 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनसेशन या मुआवजे की बात करें, इम्पोर्टेंट है। अब स्पीड पोस्ट अगर आप भेजेंगे उसमें 2 ऑप्शंस मिलेंगी, या तो उसमें मर्चेंडाइज होगा यानी कि कोई सामान होगा या कोई माल होगा, या फिर उसमें आप कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। दोनों के लिए कंपनसेशन अलग अलग है। हालांकि चार्जेस दोनों के लिए सेम रहते हैं लेकिन मुआवजा दोनों के मामले में अलग अलग होता है। फॉर लॉस और टोटल डैमेज और टोटल थेफ्ट ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस मर्चेंडाइज, अगर आपने इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई सामान भेजा था, कोई माल भेजा था, अगर उस माल को कोई लॉस हो जाता है या पूरी तरह से वो डैमेज हो जाता है या चोरी हो जाता है, उस मामले में आपको क्या मुआवजा मिलेगा? वैल्यू ऑफ कंटेंट्स और 130 एसडीआर विचएवर इज लेस। या तो आपको सामग्री का मूल्य दिया जाएगा या आपको 130 एसडीआर दिए जाएंगे, दोनों में से जो भी कम होगा, प्लस जो आपने डाक शुल्क का भुगतान उसके लिए किया होगा वो भी आपको कंपनसेशन या मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। जब भी आप इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट भेजेंगे और उसमें मर्चेंडाइज या कोई माल भेजा है उसको लॉस हो जाता है, पूरी तरह से नुकसान हो जाता है या वो चोरी हो जाता है, ऐसे मामले में आपको दिया जाने वाला मुआवजा क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ कंटेंट यानी कि जो सामग्री आपने उस आर्टिकल में भेजी थी या तो उसकी वैल्यू मिलेगी या 130 एसडीआर मिलेंगे, दोनों में से एक चीज़ आपको मिलेगी। दोनों में से कौन सी चीज़ मिलेगी? जो भी कम होगी, 130 एसडीआर या वैल्यू ऑफ कंटेंट, दोनों में से जो भी कम होगा मुआवजे के रूप में आपको मिलेगा। प्लस उसमें जो पोस्टेज चार्जेस आपने दिए होंगे उसको पोस्ट करने के लिए वो भी कंपनसेशन या मुआवजे के रूप में आपको मिलेंगे। फॉर पार्शियल लॉस, पार्शियल डैमेज और पार्शियल थेफ्ट ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस मर्चेंडाइज। पार्शियल लॉस यानी कि उसमें थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा डैमेज हुआ या फिर थोड़ा सा चोरी हो गया। जैसे आपने मान लीजिए क्या भेजा था, पैंट और शर्ट भेजे थे, अब मेरी तरह कोई शरीफ था उसने सिर्फ शर्ट चुराई, पैंट रहने दी। अब इस तरह का जब लॉस होता है, पार्शियल लॉस होता है, यानी कि जो आपने सामान भेजा था वो पूरा गुम नहीं हुआ, पूरे को नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा सामान उसमें से गायब है।
कंपनसेशन पेड शैल बी लिमिटेड टू वैल्यू ऑफ लॉस्ट और डैमेज्ड कंटेंट। इसमें जो आपको मुआवजा दिया जाएगा उसकी लिमिट क्या होगी, जितने की आपके आर्टिकल की वैल्यू थी या जितना आपने उसमें सामान भेजा था उसमें से कितना गुम हुआ या कितने को नुकसान हुआ, उसी के अनुसार आपको उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। पोस्टेज पेड विल नॉट बी रिफंडेड, और इस मामले में भुगतान किया हुआ डाक शुल्क आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर पूरी तरह से लॉस होता है, पूरी तरह से वो चोरी हो जाता है, तब आपको वहाँ पे पोस्टेज पेड जो आपने किया होगा वो भी कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। लेकिन पार्शियल लॉस, पार्शियल डैमेज और पार्शियल थेफ्ट के मामले में सिर्फ आपको उतना ही मुआवजा मिलेगा जितने का आपका नुकसान हुआ है, जितने की चोरी हुई है। पोस्टेज चार्जेस जो आपने भुगतान किए होंगे वो आपको रिफंड नहीं होंगे। फॉर लॉस और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस डॉक्यूमेंट, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज भेजा था, उसको कोई लॉस होता है या उसको कोई नुकसान होता है, कंपनसेशन के रूप में आपको पोस्टेज पेड, सिर्फ आपके द्वारा भुगतान किया हुआ डाक शुल्क आपको मिलेगा। फॉर डिलीवरी इन डिले ऑफ ईएमएस आर्टिकल, क्योंकि ईएमएस आर्टिकल भी क्या है, टाइम बाउंड है, इनके लिए भी एक समय सीमा है, कितने समय के भीतर इस देश के लिए अगर आर्टिकल भेजा तो उसका वितरण हो जाएगा। अगर उस ट्रांजिट नॉर्म्स के अनुसार वो आर्टिकल नहीं पहुंचता है, वितरित नहीं होता है, 5% ऑफ द पोस्टेज चार्जेस फॉर द डिले ऑफ मोर देन 5 days फ्रॉम द पब्लिश्ड नॉर्म्स। तो जो पब्लिश्ड नॉर्म है, जैसे मान लीजिए किसी देश के लिए आप आर्टिकल भेजते हैं, यूके के लिए भेजा, यूके को आर्टिकल भेजते हैं, उसके लिए लिमिट है कि 5 से 10 दिन के भीतर उसका वितरण हो जाएगा। लेकिन ये जो पब्लिश्ड ट्रांजिट नॉर्म्स हैं उनके अनुसार आर्टिकल वितरित नहीं हो पाता है। ट्रांजिट नॉर्म्स के अनुसार क्या है, इसमें भी दिया है कि 5 से 10 दिन दिए हैं, इसके अलावा इससे एक्स्ट्रा 5 दिन और लग जाते हैं, उसमें भी वो आर्टिकल वितरित नहीं हो पाता है, तब वहाँ पे डिले के मामले में आपको मुआवजा मिलेगा। कितना मिलेगा, 5% ऑफ द पोस्टेज चार्जेस, जो भी आपने डाक शुल्क का भुगतान किया होगा उसका 5% आपको मुआवजे के रूप में मिलेगा। तो ईएमएस सामग्री के वितरण में देरी के लिए मुआवजा कैसे मिलता है, प्रकाशित मानदंडों से 5 से अधिक दिनों की अगर देरी होती है छुट्टियों को छोड़कर, तब आपको मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि 5 से 10 दिन है तो 10 दिन के भीतर अगर वितरित नहीं वो हो पाता है तो उसके डिले के मामले में आप वहाँ पे कंपनसेशन का आवेदन कर सकते हैं। नहीं, इसके बाद 5 दिन और आपको रुकना पड़ेगा, 5 दिन के बाद भी अगर वो वितरित नहीं हो पाता तो उसके डिले के लिए कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाएगा। ईएमएफ टैरिफ डिस्काउंट स्ट्रक्चर, अब इसमें भी क्या मिलता है, जैसे स्पीड पोस्ट के मामले में हमने डिस्काउंट स्ट्रक्चर किया था, ईएमएस एक्सप्रेस मेल सर्विस इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के मामले में भी डिस्काउंट दिया जाता है। अगर किसी का मंथली इंटरनेशनल ईएमएस रेवेन्यू 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए के बीच में है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और किस डेस्टिनेशन या गंतव्य के लिए मिलेगा, सभी ईएमएस डेस्टिनेशंस के लिए जहां पे इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगर किसी का मंथली रेवेन्यू ईएमएस के संबंध में 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में है, 10% का डिस्काउंट। 50 लाख से अधिक का अगर उसका मंथली रेवेन्यू है तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। कस्टम डिक्लेरेशन मस्ट, जब भी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजा जाता है कस्टम घोषणा मस्ट होगी, कस्टम डिक्लेरेशन उसके लिए आपको करनी होगी। फॉर्म्स यूज्ड फॉर कस्टम डिक्लेरेशन, कस्टम डिक्लेरेशन के लिए कौन से फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है, 2 फॉर्म यूज़ होते हैं, CN22, CN23। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 हम करेंगे तो उसमें आपको अलग देखने को मिलेगा, आपको दोनों याद करने हैं। तो कस्टम डिक्लेरेशन के लिए 2 फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, CN22 और दूसरा यूज़ किया जाता है CN23। कब आपने CN22 का यूज़ करना है, जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से कम हो। SDR की फुल फॉर्म क्या बताई, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो किसी भी आर्टिकल की वैल्यू अगर 300 SDR से कम है उसके लिए CN22 फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अगर किसी आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR है या उससे ज़्यादा है, CN23 कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म 2 तरह के हो जाएंगे, CN22, CN23।
दोनों का यूज़ कब किया जाता है? CN22 का यूज़ किया जाता है जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से कम होती है। CN23 का यूज़ किया जाता है जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR या उससे ज़्यादा होती है। तो ये आ जाएगा इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे इंटरनेशनल एयर पार्सल के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल के बारे में। सर्विस इज अवेलेबल फॉर कॉरपोरेट एंड रिटेल कस्टमर। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल सेवा किसके लिए उपलब्ध है? कॉरपोरेट और रिटेल कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है। बुकिंग कैन बी डन एट ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल की बुकिंग कहाँ पे की जा सकती है? सभी विभागीय डाकघरों में इनकी बुकिंग होती है। वेट कैन बी मैक्सिमम अप टू 20 किलोग्राम। हमने पार्सल के बारे में किया था, इनलैंड पोस्ट में जो पार्सल भेजे जाते हैं उनकी मैक्सिमम वेट लिमिट भी कितनी होती है? 20 किलोग्राम होती है। इंटरनेशनल एयर पार्सल की भी मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 किलोग्राम हो जाएगी। लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1.05 मीटर। इंटरनेशनल एयर पार्सल की लंबाई की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.50 मीटर नहीं है, 1.05 मीटर है। किसी भी इंटरनेशनल एयर पार्सल की लंबाई 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द सम ऑफ द लेंथ एंड द ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर्ड इन अ डायरेक्शन अदर देन द लेंथ शुड नॉट एक्सीड्स 2 मीटर। और उसके अलावा अगर इंटरनेशनल एयर पार्सल की लंबाई और सबसे बड़ी परिधि जो कि लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापी जाएगी, दोनों का योग 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लंबाई 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई यानी कि ये जो 1.05 मीटर मैक्सिमम बताइए, ये लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस सबसे बड़ी परिधि, लेकिन लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में जब उसको मापा जाएगा तो ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस, इन दोनों का योग 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। A parcel should have a surface measuring not less than 90 मिलीमीटर by 140 मिलीमीटर। और किसी भी पार्सल की सतह का न्यूनतम माप 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। किसी पार्सल की सरफेस मेजरिंग 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर मिनिमम हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कंपनसेशन फॉर लॉस, टोटल थेफ्ट और टोटल डैमेज। इंटरनेशनल एयर पार्सल के मामले में अगर लॉस हो जाता है, पूरी तरह से वो चोरी हो जाता है, पूरी तरह से उसको नुकसान हो जाता है, मुआवजा आपको क्या दिया जाएगा? फॉर लॉस और टोटल थेफ्ट और टोटल डैमेज अप टू 40 SDR पर पार्सल प्लस 4.50 SDR पर किलोग्राम और द वैल्यू ऑफ कंटेंट्स विच एवर इज लेस। अगर इंटरनेशनल एयर पार्सल को लॉस होता है, पूरी तरह से वो चोरी हो जाता है या पूरी तरह से उसको नुकसान हो जाता है, दिया जाने वाला मुआवजा 40 SDR पर पार्सल प्लस 4.50 SDR पर किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। या फिर जो भी सामग्री को लॉस हुआ है, टोटल थेफ्ट या वो टोटल डैमेज हुआ है सामग्री को, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। सब्जेक्ट टू एन अपर सीलिंग ऑफ 130 SDR प्लस दी पोस्टेज पेड। अब ये जो कंपनसेशन या मुआवजा आपको दिया जाएगा 40 SDR पर पार्सल प्लस 4.50 SDR पर किलोग्राम या वैल्यू ऑफ कंटेंट, दोनों में से जो भी मुआवजे के रूप में आपको दिया जाएगा वो 130 SDR से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम इंटरनेशनल एयर पार्सल के लिए दिया जाने वाला मुआवजा कितना है? 130 SDR है। प्लस अगर इस तरह का लॉस, टोटल थेफ्ट या डैमेज होता है, कंपनसेशन के लिए 130 SDR आपको दिए जाएंगे प्लस पोस्टेज पेड, जो आपने डाक शुल्क का भुगतान किया होगा वो भी आपको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। फॉर पार्शियल लॉस और पार्शियल डैमेज और पार्शियल थेफ्ट, अगर थोड़ा सा लॉस हुआ, थोड़ा सा डैमेज या थोड़ी सी चोरी हुई, कंपनसेशन पेड शैल बी लिमिटेड टू वैल्यू ऑफ लॉस्ट और डैमेज कंटेंट। तो वहाँ पे जो आपको मुआवजा दिया जाएगा उसकी लिमिट क्या होगी? जितनी वैल्यू के आर्टिकल गुम हुआ है या जितनी वैल्यू के आर्टिकल को नुकसान हुआ है, उसके अनुसार फिर आपको कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाएगा। और इसमें
जब पार्शियल होता है, पार्शियल लॉस या पार्शियल डैमेज या पार्शियल थेफ्ट होता है, पोस्टेज पेड आपको रिफंड नहीं किया जाता। रिफंड तभी मिलता है अगर पूरी तरह से उसको नुकसान हो या वो पूरी तरह से चोरी हो जाए, तब आपको पोस्टेज पेड, डाक शुल्क का जो आपने भुगतान किया था उसको पोस्ट करने के लिए वो भी रिफंड किया जाएगा। लेकिन पार्शियल लॉस के मामले में, पार्शियल थेफ्ट के मामले में ये आपको वापस नहीं किए जाते। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन के तरीके, किस तरह से इनको प्रेषित किया जाता है, किस रास्ते से इनको भेजा जाता है। अगर सरफेस मेल के माध्यम से कोई आर्टिकल भेजा जाता है, उसको केवल समुद्र द्वारा भेजा जाएगा। सरफेस मेल का अर्थ क्या हो जाएगा, उसको समुद्री रास्ते से दूसरे देश को भेजा जाएगा। एयर मेल का मतलब हो जाएगा उसको हवाई डाक से दूसरे देश को भेजा जाएगा। SAL, सरफेस एयर लिफ्टेड, इसमें सरफेस भी है, इसमें एयर भी है। भाई सरफेस विद इन कंट्री, यानी कि जब भी आप SAL के तहत कोई डाक भेजेंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि भारत के भीतर उसको सतह प्रसारण दिया जाएगा, और जब भारत से वो दूसरे देश को भेजी जाएगी तो उसको हवाई प्रसारण दिया जाएगा। SAL क्या हो जाएगा, सरफेस एयर लिफ्टेड बाई सरफेस विद इन कंट्री, भारत के भीतर उसको सतह प्रसारण दिया जाएगा, भारत की सीमा के बाहर दूसरे देश तक उसको हवाई प्रसारण दिया जाएगा, एयर ट्रांसमिशन दिया जाएगा। प्रोसेसिंग सेंटर्स की बात करें, प्रसंस्करण केंद्र की बात करें, LCAO, पार्सल मेल, EMS मेल आर प्रोसेस्ड इन डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी अलग अलग तरह के होते हैं। LC और AO क्या हो जाएगा, LC होता है लेटर्स एंड कार्ड्स, AO होता है अदर ऑब्जेक्ट। अब ये फॉरेन पोस्ट में आता है, PO गाइड पार्ट 2 में आता है। आपको बस ये समझ लेना है, LC में लेटर और कार्ड आ जाएंगे, AO में क्या आ जाएंगे, अन्य जो आर्टिकल बच जाते हैं। पार्सल मेल अलग हो जाएगा, EMS मेल एक्सप्रेस मेल सर्विस, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। LC या AO मेल को कहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, एट एयर मेल सॉर्टिंग ऑफिसेस, एयर मेल छंटाई कार्यालयों में इनकी प्रोसेसिंग होती है। पार्सल मेल की बात करें, फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस में इनको प्रोसेस किया जाता है। EMS मेल या एक्सप्रेस मेल सर्विस, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की बात करें, स्पीड पोस्ट कंसंट्रेशन सेंटर्स में इनको प्रोसेस किया जाता है। इंडिया पोस्ट गेट्स अमाउंट फॉर डिलीवरिंग इनवर्ड मेल। अब फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए जब भी कोई डाक आएगी, उस डाक के वितरण के लिए भारतीय डाक को कुछ राशि मिलती है। जैसे कि अगर 1 किलोग्राम तक का लेटर मेल आता है, पत्र डाक कोई भी आती है, उसके लिए भारतीय डाकघर को 4.049 SDR मिलते हैं। क्या होता है, फॉरेन से जो भी डाक आती है उस डाक के वितरण के लिए भारतीय डाकघर को कुछ अमाउंट मिलती है। अगर 1 किलोग्राम तक की पत्र डाक का वितरण भारतीय डाक के द्वारा किया जाता है जो फॉरेन कंट्री से आई है, उसके लिए 4.049 SDR मिलते हैं। एक्स्ट्रा फॉर ईच रजिस्टर्ड लेटर, फिर पंजीकृत अगर वो पत्र है, लेटर है, तो उसके लिए 0.6 SDR एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 किलोग्राम तक है क्या, तो उसके लिए 4.049 SDR, प्लस अगर वो रजिस्टर्ड है तो 0.6 SDR और ऐड हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फॉर ईच इंश्योर्ड लेटर, अगर वो इंश्योर्ड भी है तो 1 SDR और इसमें ऐड हो जाएगा। अगर EMS डॉक्यूमेंट आता है, एक्सप्रेस मेल सर्विस के माध्यम से कोई दस्तावेज आता है, कम से कम 3.5 SDR मिलते हैं। EMS मर्चेंडाइज के मामले में बात करें, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई भी सामान आता है, कम से कम 5 SDR मिलते हैं, और पार्सल के लिए 7 SDR मिलते हैं। A similar amount is paid to foreign postal administration for outgoing foreign mails delivered। अब ये नहीं है कि फॉरेन कंट्री से भारत में कोई डाक आएगी उसके वितरण के लिए इंडिया पोस्ट को अमाउंट मिलेगी। अगर भारत के द्वारा कोई डाक फॉरेन कंट्री को भेजी जाती है तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को उसके वितरण के संबंध में सेम इसी तरह के चार्जेस का भुगतान करना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट इज स्पेशली डिजाइंड टू cater to the needs of e-commerce for क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस।
अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट को विशेष रूप से सीमा पार लेन देन के लिए ई कॉमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए ई कॉमर्स जो ग्राहक होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको विशेष रूप से डिज़ाइन किया है। हाउएवर इंडिविजुअल्स आर आल्सो मोस्ट वेलकम टू यूज़ दिस सर्विस। हालांकि कोई इंडिविजुअल भी इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है, सभी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसको किसके लिए डिज़ाइन किया है, ई कॉमर्स के लिए। जो ई कॉमर्स कस्टमर होते हैं उनकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए इसको विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ द बेस्ट इकोनॉमिकल सर्विस विद विजिबिलिटी टू सेंड शिपमेंट्स टू एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये क्या है, एक बहुत ही किफ़ायती सेवा है जिसके माध्यम से एशिया पैसिफिक रीजन को आप शिपमेंट या कोई भी खेप भेज सकते हैं। प्रोडक्ट फीचर्स की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट मैक्सिमम 2 किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं। फास्ट और इकोनॉमिकल है, ट्रैक और ट्रेस की फैसिलिटी मिल जाती है, कन्वीनियंट है, बेस्ट सूटेड फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है, विशेष रूप से ई कॉमर्स ग्राहकों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। पिकअप फैसिलिटी मिल जाती है, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के संबंध में किसी का मंथली रेवेन्यू 1 लाख रुपए तक है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का रेवेन्यू है 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। द डिस्काउंट विल बी अवेलेबल टू दी कस्टमर्स अवेलिंग एडवांस डिपॉजिट स्कीम। लेकिन ये जो डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी, सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जो एडवांस डिपॉजिट स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। कंपनसेशन या मुआवजा। कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज इन केस ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस आर्टिकल और कंटेंट देयरऑफ। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट आर्टिकल भेजा है, उसको लॉस या डैमेज होने के मामले में या उसकी सामग्री को लॉस या डैमेज होता है, कंपनसेशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ₹1000। मुआवजा जो दिया जाएगा 1000 रुपये की सीमा तक होगा। और द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंटेंट डैमेज्ड और लॉस्ट विच एवरेज लेस। या तो आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे या जो सामग्री भेजी थी या जिसको लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, दोनों में से देखा जाएगा, जो भी कम होगा वो मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। अब जो सामग्री भेजी है उसके संबंध में डिक्लेरेशन कौन करेगा कि कितने रुपए की सामग्री भेजी थी। तो डिक्लेरेशन मेड बाय द सेंडर रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द कंटेंट विल बी फाइनल। सामग्री के संबंध में प्रेषक के द्वारा जो डिक्लेरेशन दी जाएगी कि मैंने 100 रुपये की सामग्री भेजी थी, उसी को फाइनल माना जाएगा। In case of a customer desires to inquire about his or her international tracked packet article, inquiry may be raised without any charge or fees। यदि कोई ग्राहक अपने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सामग्री के बारे में पूछताछ करना चाहता है तो बिना किसी शुल्क के ये पूछताछ की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ कमर्शियल आइटम्स थ्रू पोस्टल चैनल। डाक चैनल के माध्यम से कमर्शियल या फिर वाणिज्यिक वस्तुओं को एक्सपोर्ट करना, इनके फॉरेन कंट्रीज को उनको भेजना। फॉर एक्सपोर्टिंग आइटम्स थ्रू पोस्टल चैनल अ न्यू प्रोसीजर हैव बीन मैंडेटेड बाय कस्टम टू बी फॉलोड बाय एक्सपोर्टर्स। तो एक्सपोर्ट करने के लिए, कौन सा एक्सपोर्ट करने के लिए, जो भी आपकी कमर्शियल आइटम्स होती हैं। तो एक्सपोर्टिंग आइटम्स थ्रू पोस्टल चैनल, डाक चैनल के माध्यम से इनके पोस्ट ऑफिस का यूज़ करके कोई भी आइटम को अगर एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है, फॉरेन कंट्री को भेजना है, इसके लिए क्या किया है, कस्टम ने या फिर जो सीमा शुल्क विभाग है उसके द्वारा एक नए प्रोसीजर को अनिवार्य किया है। The exporters can use the postal channel of export for sending the commercial exports out of the country। तो इसके माध्यम से निर्यातक क्या करते हैं, डाक चैनल का उपयोग करके कमर्शियल डाक को या वाणिज्यिक जो सामान होता है या सामग्री होती है उसको फॉरेन कंट्रीज को भेज सकते हैं। Thus exporters through post are
पॉसिबल थ्रू 28 लोकेशंस अक्रॉस दी कंट्री। इस प्रकार देश भर में 28 स्थानों के माध्यम से, डाक के माध्यम से निर्यात संभव है। तो ये जो प्रोसीजर है, पहले 5 फॉरेन पोस्ट ऑफिस में शुरू किया। कौन कौन से थे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोची। उसके बाद फिर और लोकेशंस के ऊपर भी इसको बढ़ाया गया। अब प्रोसीजर क्या रहता है? एनी एक्सपोर्टर होल्डिंग अ वैलिड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड शैल बी परमिटेड टू एक्सपोर्ट गुड्स बाय फाइलिंग अ पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, PBE की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्सपोर्ट बाय पोस्ट रेगुलेशंस 2018। तो इसमें जो निर्धारित PBE पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट भरना होता है वो किसके द्वारा प्रेस्क्राइब किया है? एक्सपोर्ट बाय पोस्ट रेगुलेशंस 2018 में निर्धारित किया हुआ है। तो कोई भी निर्यातक जिसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो क्या कर सकता है? पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट को फाइल करके कमर्शियल जो सामान होगा उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, सामान का निर्यात कर सकता है। द प्रोसीजर्स ऑफ फाइलिंग द पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्म्स हैव बीन डिटेल्ड बाय कस्टम्स थ्रू नोटिफिकेशन। क्या किस तरह से पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्म को भरना है उसके लिए कस्टम्स के द्वारा नोटिफिकेशंस में डिटेल में बताया गया है। पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्म दो तरह के होते हैं, PVE1 और PVE2 फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स एंड अदर देन ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स। कोई भी ई कॉमर्स एक्सपोर्टर है यानी कि कोई भी वाणिज्यिक निर्यातक है या अन्य कोई है जो वाणिज्यिक निर्यातक के अलावा है तो वो दो तरह के फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, PVE1 और PVE2। तो हम नीचे करेंगे कि PVE1 का यूज़ कब किया जाएगा और PVE2 का यूज़ कब किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आप भेज सकते हैं जैसे रजिस्टर्ड पैकेट भेजे जाते हैं तो रजिस्टर्ड पैकेट 2 किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं। स्मॉल पैकेट्स की बात यहाँ पे की गई है। एयर पार्सल अगर भेजते हैं 20 किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट और दूसरी EMS सर्विस या एक्सप्रेस मेल सर्विस कंसाइनमेंट ये जो भेजेंगे 35 किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं। तो क्या किया है, द रिसेंट सर्ज इन ई कॉमर्स Goods being exported from India is being facilitated further by Department of Post। भारत से निर्यात किए जा रहे ई कॉमर्स सामानों में हाल ही में वृद्धि होने की वजह से डाक विभाग द्वारा और भी इसे सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इन केस ऑफ नेचुरल पर्सनस, अगर कोई भी फर्म या कंपनी नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है एक्सपोर्टिंग पार्सल्स, देयर इज नो चेंज इन प्रोसीजर बीइंग फॉलोड देयर। तो उनके लिए भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी PV। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको इस तरह के PBE पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट को दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर्म्स फॉर कमर्शियल एक्सपोर्टर्स, वाणिज्यिक निर्यात के लिए फॉर्म कौन कौन से यूज़ होते हैं? फॉर्म 1 पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। PVE1 किसके लिए यूज़ होता है? फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स। अगर ई कॉमर्स के माध्यम से कोई सामान को निर्यात करना चाहता है तो वो PBE1 फॉर्म का यूज़ करेगा। फॉर्म 2 या जिसे पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स 2 कहा जाता है, PVE2 फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफ अदर कमर्शियल गुड्स। अन्य जो कमर्शियल गुड्स होते हैं, अन्य कोई वाणिज्यिक सामान है ई कॉमर्स के अलावा, उसके निर्यात के लिए PVE2 फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये दोनों हमने कर लिए। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं CN22 और CN23। CN22 का यूज़ किया जाता है जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से कम होती है, और अगर 300 SDR से ज़्यादा की वैल्यू है या फिर 300 SDR की वैल्यू है तो CN23 का यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछले स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल की तरह, तो ये अच्छे से आपने कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ भी ये नहीं है कि आपको समझना है, इसमें ये है कि आपको याद करना है। कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें याद करने वाली हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। जब भी आप ये टेबल याद करेंगे, जैसे कि ये टेबल है, ये हमने पिछली वीडियोज़ में किया था साइज़ के बारे में, जी बुक पैकेट के साइज़, रोल फॉर्म में, अदर देन रोल फॉर्म में, लेटर्स के साइज़ की, पार्सल के, उनके लिए अलग से हम आपको टेबल बना के देंगे। आपने ये टेबल प्रैक्टिस करने हैं, अलग अलग से आपको याद नहीं करना है। अगर आपको एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप उसको डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे आप कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस टेबल को बनाने में सफल हो जाते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। उसी तरह से आपको यह ट्रांजिट नॉर्म्स
भी सेम टेबल बना के याद करने हैं आपको। फिर ये जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है टेबल बना के याद करने हैं। टेबल बना के याद करेंगे ना तो ये भूलेंगे, ना ही फिर कोई इसमें गलती होगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इन 2 लेक्चर्स में की हैं जो आपको अच्छे से करनी है। एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बुक भी ले सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।